चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। तो सर थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शकों को ये डिस्क्राइब करें कि ये नियो नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। बड़ा कन्फ्यूज़न है सर इसमें। प्रकृति परिवर्तनशील है जी। हर पल बदल रही है, हर क्षण बदल रही है। तो हम भी लगातार बदल रहे हैं, लेकिन क्या हम जिन परिस्थितियों में हैं क्या उससे बेहतर परिस्थिति में जा रहे हैं या उससे खराब परिस्थिति में जा रहे हैं। पहले सम्मेलन, उस सम्मेलन में सारे प्रमुख के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर बैठे, सुन करके आश्चर्य होगा कि सब लोग बात कर रहे हैं। तब तक हमारे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस समय के, यही वाले प्रेसिडेंट थे, ये पूरी सम्मेलन छोड़ के भाग गए। उस बात की बातें होती हैं जिस बात की कोई बात नहीं, जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं। ये लाइन कुछ दिनों पहले मैंने अपनी डायरी में नोट की थी और इसका मतलब समझते समझते मुझे कुछ समय लग गया। आज इसी बात का मतलब समझने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोस सचान की दृष्टि से। इस प्रोग्राम में आज एक बार फिर हम स्वागत करने जा रहे हैं डॉक्टर आमोस सचान जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू, नमस्कार। सर कुछ चीज़ों को लेकर लाइफ में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। अभी जैसे हम नॉर्मल तौर पर बात करते हैं कि जो मौसम है वो अपनी जगह से शिफ्ट हो गया है। मतलब अगर आज के हम 20 साल पहले की घटनाओं को देखें, मौसम को देखें, जिस मौसम में गर्मी या फिर जो बरसात है वो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, उस मौसम में बरसात आगे बढ़ गई है। त्यौहार हमारे खिसक गए हैं, यानी कि होली जो है, होली में गर्मी पड़ती थी लेकिन अब सर्दी पड़ती रहती है, कई बार हम महसूस करते हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है उसका असर पूरी मानव जाति पर पड़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसके स्वभाव में, उनकी आदतों में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। तो बड़ा कन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। हमारा 12 बजे जागना, 12 बजे रात तक जागना, रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक खाना खाना एक फ़ैशन सा बन गया है कि भाई 7 बजे कोई कह दे कि भाई खाना खा लिया। अरे 7 बजे कौन खाना खाता है यार, खाएंगे आराम से, 11, साढ़े 11 तक खाएंगे। तो एक फ़ैशन सा बन गया है और ये लहर जो है अर्बन से रूरल ग्राउंड तक गई है। तो सर थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शकों को ये डिस्क्राइब करें कि ये नियो नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। बड़ा कन्फ्यूज़न है सर इसमें। ऐसा है कि ये प्रकृति परिवर्तनशील है जी। हर पल बदल रही है, हर क्षण बदल रही है। इस प्रकृति का ही हम भी हिस्सा हैं और हम भी हर क्षण बदल रहे हैं। हर पल हमारे शरीर के अंदर लाखों कोशिकाएं का विनाश होता है, लाखों कोशिकाएं नई बनती हैं जी। और इसी तरीके से हमारे अंदर जो मनोभाव हैं उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन लगातार होते रहते हैं जी। जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे असर डालते हैं। कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मुझ पे असर होता है जी। तो हम भी लगातार बदल रहे हैं, लेकिन क्या हम जिन परिस्थितियों में हैं क्या उससे बेहतर परिस्थिति में जा रहे हैं या उससे खराब परिस्थिति में जा रहे हैं। तो जब हम एनालाइज करते हैं तो ये पाते हैं कि हम निश्चित रूप से बेहतर परिस्थिति में नहीं जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। चाहे प्रकृति का परिवर्तन हो, चाहे हमारे स्वयं के अंदर का परिवर्तन हो, दोनों ही निगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रकृति पर भी हमारा ही असर है। इस प्रकृति के, जैसा मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि हम सब इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। हम कोई बाहरी नहीं है कि हम सोचें ये प्रकृति मैंने क्रिएट करी है। ये प्रकृति मनुष्य ने नहीं क्रिएट की है, प्रकृति ने मनुष्य को क्रिएट किया है। तो प्रकृति पर असर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो दोनों प्रभाव हैं प्रकृति के हमारे ऊपर। पहला प्रभाव मानसिक प्रभाव है, तो हमारा मानस बदल गया है। तो हमारे मानस की वजह से हमारे शरीर की स्थिति बदल गई है, शरीर में बीमारियां पैदा हो गई हैं, मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां दोनों पैदा हो गई हैं। इसके साथ ही साथ हमारे मानस और हमारे कर्म के अनुसार हमने प्रकृति में भी बहुत सारे विध्वंसक चेंज कर डाले हैं। वो इस लेवल तक कर डाले हैं कि जो प्रकृति में नॉर्मल होना चाहिए था वो सब अब नॉर्मल हो गया है।
और उस एबनॉर्मलिटी को कोई समझने को भी तैयार नहीं है। जिन लोगों का भाई इन चीज़ों को नॉर्मलसी को कौन समझेगा, वो लोग जो समाज में प्रभाव डाल सकते हैं, राष्ट्र में प्रभाव डाल सकते हैं, वही आदमी तो इसको चेंज कर सकते हैं। अगर सिंगल मैं समझ लो मान गया, मैंने मान लिया, आपने मान लिया और मैंने अपना व्यक्तित्व बदल लिया और हम उसके अनुसार काम करने जैसा प्रकृति चाहती है, तो क्या इसका पूरे समाज पे असर पड़ेगा? क्या पूरे देश पे असर पड़ेगा या पूरे विश्व पे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो उन लोगों का कर्तव्य, उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो जो स्थितियां हैं वो स्थितियां ये हैं कि हम सब लोगों ने अपनी नेगेटिव धारणाओं के कारण हमने न केवल सामाजिक परिस्थिति में बल्कि प्राकृतिक परिस्थिति में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया है और वो सब नेगेटिविटी की तरफ चला गया है। बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि जब इस तरीके की चीज़ों पे बात होती है, उसका नाम अगर नॉर्मलसी में सामान्य भाषा में कहते हैं तो ये कहते हैं कि प्रकृति के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, तो एक नाम दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, मनुष्यों के किए हुए कर्मों का प्रतिफल है। सामूहिक रूप से पूरे विश्व के जो जितने मनुष्य हैं जो कर्म कर रहे हैं मन से और शरीर से, उसका प्रतिफल है। और वो इतना डैमेजिंग है। और भविष्य को देख करके आपको जब कोई गोष्ठी होती है, कहीं कोई वार्ता होती है जहाँ पर लोग थोड़े चार आदमी समझदार बैठते हैं, तो ये लगता है कि बड़ी विध्वंसक स्थिति है। 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ इसी बात को लेकर के कि हमको इस प्रकृति पे जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, उसको रोका जाए, कैसे रोका जाए। और मोटे तौर से ये समझा गया है, मोटी मोटी बात समझी गई है जो कि इनकम्प्लीट है, कि कार्बन उत्सर्जन से ये हो रहा है। तो कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए। कार्बन उत्सर्जन क्यों हो रहा है? ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि मेरे अंदर लोभ है। उस लोभ के कारण मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पैदा कर लूँ। जब हम इंडिविजुअल लेवल बात करते हैं तो अपने बारे में बात करते हैं, जब हम यही राष्ट्र के लेवल पे करते हैं तो बस हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा हम पैदा कर लें, जैसे पैदा कर लें और कम से कम पैसा खर्च करना पड़े। तो इसलिए कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो गया। तो वहाँ ये रखी गई सम्मेलन रखा गया, पेरिस सम्मेलन। उस सम्मेलन में सारे प्रमुख के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर बैठे और बैठने के बाद ये तय किया गया कि हम सब लोग जो उस तरीके से फ्यूल यूज़ करें जिसमें कार्बन एमिशन कम से कम हो, जिससे कि आगे ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कम हो जाए। सुन करके आश्चर्य होगा कि सब लोग बात कर रहे हैं, तब तक हमारे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस समय के, यही वाले प्रेसिडेंट थे, ये पूरी सम्मेलन छोड़ के भाग गए कि हम कुछ नहीं करते, हम नहीं हमसे मतलब नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन वही देश कर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाहे चाइना है, अमेरिका है, और जो जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वहाँ, जहाँ पर वो फ्यूल यूज़ किया रहा है और जहाँ पर नेचुरल फ्यूल यूज़ किया जा रहा है जैसे कोयला इत्यादि, तो वहाँ पर ये ज़्यादा हो रहा है। तो और उसका इलाज क्या है? इलाज सिर्फ एक है उसका, कि एक तो वो काम बंद किए जाएं और हमको सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट होना चाहिए और ऐसी एनर्जी जिस पर कि कार्बन उत्सर्जन ना होता हो, और उसके अलावा फॉरेस्टेशन किया जाए कि मैक्सिमम फॉरेस्टेशन किया जाए तो हम इसको रोक सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके विपरीत हर देश अपने यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन करने में लगा हुआ है। कारण कुछ भी हो, किसी देश के लिए कुछ कहा नहीं सकता क्या कारण है, लेकिन सब डिफॉरेस्टेशन कर रहा है। तो जब डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम तो बदलेगा, प्रकृति बदलेगी। आपने जिस सम्मेलन की सर बात करी उसमें भारत की ओर से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत छोटे छोटे चरण बताए थे, वो चरण कुछ इस तरीके से थे जो मुझे याद आ रहे हैं कि एक तो हर व्यक्ति पैदल चलने की आदत डाले, जितना कर सकता है साइकिल को यूज करे, जितने भी जो कार्बन के उत्सर्जन वाले वाहन हैं उनको बंद कर दें। दूसरा, स्विच ऑफ और स्विच ऑन की आदत डाले, यानी कि अगर ट्रैफिक पर 5000 या 500 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अगर उतने समय के लिए वो बंद कर दें इग्निशन, तो कितना पेट्रोल का बचत होगा और कितना धुआं निकलना थोड़ा ही सही, छोटा ही सही, लेकिन बंद हो जाएगा। तीसरा, प्लास्टिक का उन्होंने बहुत इफेक्टिवली बोला कि प्लास्टिक को पूरे तरीके से बैन कर देना चाहिए। अगले चरण में शायद अगर मैं सही हूँ तो उन्होंने बोला था कि एक व्यक्ति को पूरे जीवन में करीब
15 से 16 पेड़ों की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि वो अपने जीवन में जीते जी कम से कम 16 पेड़ ज़रूर लगाएगा। अगर इतना काम छोटा छोटा हर व्यक्ति कर ले तो मेरे ख्याल से इंसानियत का काफ़ी कुछ भला हो जाए। इसमें मेरा जो विषय आपने छेड़ा है उसमें थोड़ा सा मेरा ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है जी। ये हम सबको कोई नई अनोखी चीज़ तो हो नहीं रही है। 1947 में हमारी आबादी 32 करोड़ थी, आज हमारी आबादी 40-45 करोड़ है। अभी जनगणना होने वाली है, सही आबादी पता चल जाएगी क्या है, लेकिन इतनी आबादी हुई है, ये स्टेडली बढ़ रही है, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसका एक स्पीड है, वो भी तय है। क्या हमारे टाउन प्लानर्स कभी स्कीम तो बनती है आज ही, हम कहते हैं पुरानी गलतियां हमने कर डाली सब, कम से कम नई गलतियां तो ना हो। हमें एक, अगर हम किसी भी सड़क पे एक जगह पर हम गिनती चालू कर दें कि आज इस 1 मिनट में कितनी गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं, उन गाड़ियों को निकलने के लिए कितनी चौड़ी सड़क होनी चाहिए, कितने फ्लाईओवर्स होने चाहिए, आज हम निकाल सकते हैं। और पुराने से ट्रैक रिकॉर्ड से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस स्पीड में ग्रोथ हो रही है, उसकी व्यवस्था करके चलनी चाहिए। हमारी जो लाइफ सर शुरू हो रही है गर्भ से, वहीं से क्या न्यू नॉर्मल लागू होना शुरू हो जाता है, या फिर जो बच्चा जब बाहर आता है गर्भ से उस समय जो माता पिता की हैबिट्स होती हैं, परिवार की हैबिट्स, वायुमंडल, आसपास के वातावरण की हैबिट्स, वहाँ से न्यू नॉर्मल होने की शुरुआत होती है कुछ? देखिए, ऐसा है कि जब गर्भ ग्रहण होता है, जब एक स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज करके एक जायगोट बनता है, उसी समय से जीवन धारा शुरू हो जाती है। और वो अपना अपना प्रभाव डालती है, 2 तरीके से प्रभाव डालती है। पहला प्रभाव तो ये है कि वो जेनेटिक मटेरियल लेके आता है, दोनों आते हैं जी। तो जो उसकी सोल बनती है जी। जो सोल का क्रिएशन हो, उसके बाद उसमें सोल अपीयर होती है। तो जो सोल आती है मेरे ख्याल से 2 हफ्ते बाद होता है शायद ये, ऐसा 5th वीक में होता है। 5th वीक में, ओके। तो जब उसमें सोल इंटर करती है 5th वीक, मतलब इसको मैं किस तरीके से साइंटिफिक बता रहा हूँ ये भी समझ ले, दर्शकों को कोई कन्फ्यूजन न रहे। जब स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज होते हैं तब तक उसमें इंडिविजुअल लाइफ होती है, लेकिन जाइगोट जब बनता है तो वो जाइगोट तब तक मल्टीप्लाई नहीं करना शुरू करता है जब तक कि उसके अंदर आत्मा का प्रवेश, एनर्जी का प्रवेश ना हो जाए। और यदि किसी वजह से एनर्जी उसमें प्रवेश कर जाए और उसके बाद निकल जाए तो जाइगोट डेड हो जाता है, फिर मल्टीप्लाई नहीं करता है। अच्छा। तो उसके मल्टीप्लाई करने के लिए फिर उसके बाद ऑर्गन उसमें धीरे धीरे बनते हैं। तो पूरा ये प्रक्रिया 9 महीने की प्रक्रिया है जब पूरा शिशु तैयार होता है। और उसमें बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं, जो कंट्रीब्यूटरी होते हैं, जो उसको नरिशमेंट देते हैं और वो सब चीज़ें होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। लेकिन उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब तक उसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होगा, जब तक आत्मा उसके अंदर नहीं रहेगी, आत्मा मतलब एक जीवनदायिनी शक्ति, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, एक चेतना, ये जब तक उसके अंदर नहीं पहुंचती है तब तक उसके अंदर चेतना नहीं आती है, वो कॉन्शियसनेस नहीं आती है और वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। कभी भी किसी कारणवश ऐसा भी होता है कि वो चेतना चली गई तो डेड हो जाता है। स्टिल बर्थ उसको कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, स्टिल बर्थ हो गई। चेतना सर जाती क्यों है वापस, ऐसा क्यों? कभी कभी किसी कारण से, सबके कर्मफल है। ओके। इसके लिए आप ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कोई क्यों हुआ, ऐसे ऐसे पुरानी किंवदंतियाँ हैं उसमें बताते हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा नहीं, मैं तो उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। जिसको जीवन मिलता है, जीवन धारा वो कैसे गड़बड़ कर लेता है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसमें न केवल उसको फिजिकल न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, न केवल उसको फिजिकल न्यूट्रिशन मदर से मिलता है बल्कि उसको इमोशनल न्यूट्रिशन भी मदर से मिलता है। जो चेतना है, जो वो कनेक्टेड है मदर से, तो वो चेतना का प्रभाव भी उसके ऊपर आता है। इसलिए जो भी बात वो माँ सोचती है, जो करती है, जैसा व्यवहार करती है, उसके अनुसार उसका पूरा प्रभाव बच्चे का गर्भ में ही आना शुरू हो जाता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरीके से आपने न्यू नॉर्मल पद्धति को नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने की आज जो एक अपना दृष्टिकोण दिया हमें, हम और हमारे दर्शकों को, उसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में भी हम फिर से आपको इसी वार्तालाप में जोड़ेंगे अपने दर्शकों के साथ। और आज के लिए बस सर हम यहीं पर इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। थैंक यू, बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक सर। यू।